नमस्कार, मेरा नाम पूनम भार्गव है और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू होगा, इसकी तिथि तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र कराने की सिफारिश की गई है और बजट सत्र में कुल 18 सीटिंग होंगी, ये भी तय किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है जिसका असर ये होगा कि अब हिमाचल में कोई भी बेसहारा नहीं रहेगा। जो बेसहारा है उनका सहारा अब सरकार बनेगी। यानी कि जो बच्चे अनाथ है, बेसहारा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके रहने के लिए सुंदरनगर और ज्वालाजी में आवास बनवाए जाएंगे। इसके लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत 3 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 3 करोड़ की राशि जमा भी हो चुकी है। सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए इस योजना के तहत जमा भी करवाए हैं। खैर, बजट सेशन की बात करें तो 18 सीटिंग में होगी। क्या बजट प्रस्ताव यहाँ पे रखे जाएंगे, किन प्रस्ताव पर मोहर लगती है, किस प्रस्ताव के लिए कितना बजट होगा, ये इस सब पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। और देखिए, बजट सत्र शुरू होने वाला है जी। पूनम, हम्म। बजट सत्र जो है उसका करवाने का निर्णय ले लिया गया है हिमाचल मंत्रिमंडल द्वारा। जी और ये बजट जो है, बजट सत्र के 18 सेशंस होंगे इसमें। जी 18 सत्र में ये कार्रवाई चलेगी। हम्म और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि 14 तारीख से ये शुरू होने जा रहा है बजट सेशन। जी और अभी मुख्यमंत्री अपना पहला बजट कब पेश करेंगे, हम्म इसकी डिटेल्स नहीं आई है। लेकिन हम्म हमारे जो सोर्स हैं वो हम्म ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश कर सकते हैं। जी 14 तारीख को जब हम्म बजट सत्र आरंभ होगा, हम्म उस दिन राज्यपाल अपना अभिभाषण पेश जी करेंगे। जी और उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन चर्चा हम्म होगी। हम्म और चर्चा का उत्तर मुख्यमंत्री देंगे। उसके फौरन बाद 20 तारीख को हम्म मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना बजट पेश कर सकते हैं आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर। जी और ये बजट ही हम्म बताएगा कि मुख्यमंत्री ने किन नीतियों को प्राथमिकता दी है, हम्म कहाँ उनका जो हम्म है ध्यान अधिक है, हम्म किन योजनाओं को वो अधिक बढ़ावा देना चाहते हैं। जी पूनम। जी, इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं कि इस बजट सेशन में क्या-क्या प्रस्ताव पेश हो सकते हैं? जी पूनम, बजट सत्र में अनेकों प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। हम्म और मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 कम से कम विधेयक भी लाए हम्म जाएंगे जिनका पारण होना है। हम्म 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 और बजट सत्र में यह प्रस्ताव भी लाया जा सकता है जी कि राज्य की महिलाओं को हम्म 1500 रुपया मासिक देने का जो जी ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी सुक्खू ने किया है, वो जी मुझे ऐसा लगता है कि उनके बजट अभिभाषण में ही ये 1500 रुपया जी देने की घोषणा की जा सकती है। जी यह घोषणा भी बजट के दौरान की जा सकती है कि राज्य सरकार हर हम्म साल हम्म 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार हम्म देंगे। इसके अलावा कृषि, सड़क विकास, स्वास्थ्य हम्म विकास, शिक्षा के क्षेत्र में हम्म हम्म अनेकों महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर सकते हैं। हम्म जी, यहाँ पर एक सवाल बनता है क्योंकि हिमाचल वासियों की निगाहें, हिमाचल की महिलाओं की निगाहें, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों की निगाहें आज की मीटिंग पर टिकी हुई थी कि जरूर जो ऐलान किया गया था, जो गारंटी दी गई थी सत्ता में आने से पहले कि 1500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा, आज उसका ऐलान हो सकता, पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आज की कैबिनेट में यह निर्णय लिया जाए, इसकी उम्मीद थी पूनम। हम्म लेकिन इस प्रस्ताव को आज नहीं लाया गया है, कैबिनेट के हम्म एजेंडे में ये नहीं था। जी और निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ कि हम्म ये तय किया गया होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हम्म बजट पेश करने वाले हैं, हम्म शायद ये बजट की घोषणा बने। ये
अहम घोषणा है और जी। मुख्यमंत्री इस घोषणा को बजट की घोषणा के रूप में ला सकते हैं हम्म। और आने वाले समय में ये घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए नीति का निर्धारण हो चुका है। हम्म। किन महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने हैं, ये सब कमेटी ने इस पर निर्णय ले लिया गया है और शायद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर मोहर भी लगा दी है। हम्म। तो सिर्फ घोषणा किया जाना बाकी है हम्म। और ये बजट सत्र के दौरान की जा सकती है पूनम। जी, एक और सवाल है कि क्या इस बार बजट में अतिरिक्त कर यानी कि टैक्स लगाए जा सकते हैं? क्या अनुमान लगाया जाए ये चीज? पूनम, इसकी संभावना मुझे हम्म। दिखती है हम्म। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये ऐलान कर चुके हैं कि हम्म। राज्य के ऊपर अत्यधिक ऋणों का बोझ है। जी। ऐसे में राज्य की जनता को नए करों के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा हम्म। इशारा भी वह दे हम्म। चुके हैं। हम्म। उन्होंने कहा है कि कुछ सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। हम्म। पूनम, ये हिमाचल के लिए एक तरह से दुर्भाग्य भी कहा जा सकता और सौभाग्य भी। जी। दुर्भाग्य मैं कहूंगा इस नजर से कि हम्म। पिछले 3 दशकों से जो हम लोग देखते आए हैं, हम्म। पिछले 3 दशकों से राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा कर मुक्त बजट पेश किया जाता रहा है। हम्म। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने साहस किया था जी। कि कुछ मदों पर कर लगाया जाए, हम्म। लेकिन उसका इतना विरोध हुआ कि बजट पास होते होते वो हम्म। मुख्यमंत्री ने जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जो जी। कर अतिरिक्त कर लगाए थे, जी। उन्हें वापस लेना पड़ा जी। और एक तरह से वो बजट भी कर मुक्त बजट ही पेश हम्म। किया गया। हम्म। ये तो जनता का सौभाग्य कह लीजिए हम्म। कि उन्होंने उन पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं लगा। हम्म। लेकिन दुर्भाग्य भी है यहाँ। जी। दुर्भाग्य ये कि जब आप कर मुक्त बजट पेश करेंगे हम्म। तो राज्य अपनी आय के साधनों को नहीं बढ़ाता है, हम्म। जो कि किसी भी राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आय के साधन बढ़ाए जाने चाहिए। जी, बिल्कुल। तो इसे देखते हुए अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसा हम्म। निर्णय लेते हैं हम्म। तो आय की दृष्टि से तो यह बेहतर निर्णय होगा। जी। लेकिन इसके लिए उन्हें नाको चने भी चुभाने होंगे क्योंकि हम्म। विपक्ष जो है हम्म। वो मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल जी, सकता बिल्कुल। है कि मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के साथ ही हम्म। राज्य की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया हम्म। तथा गरीब जनता की कमर तोड़ने का प्रयास किया। जी, जी पूनम। तो माना जाए कि इस बार का जो बजट है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए एक परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि जहां पर एक तरफ हो सकता है कि कर बढ़ाया जाए जो कि जनता के लिए मुश्किल साबित हो, पर वहीं पर यह भी जरूरी है कि प्रदेश के लिए वो टैक्सेस को इकट्ठा किया जाए ताकि सोर्स ऑफ इनकम जो रहे वो, या फिर कहें जो राशि रहे, वो राज्य के राजस्व में जमा होती रहे ताकि जनता को वो देखिए सुविधाएं भी दी जाए। देखिए पूनम, मुख्यमंत्री अग्निपथ पर चल रहे हैं, हम्म। यह तो अभी से दिख रहा है जी। क्योंकि ऋणों का अत्यधिक बोझ है। 75,000 करोड़ हम्म। ये स्वयं कहते हैं कि हम्म। उन पर 75,000 करोड़ रुपए का बोझ उस समय था जब उन्होंने सत्ता संभाली थी। हम्म। लगभग 5,000 रुपए से अतिरिक्त का वो हम्म। 5,000 करोड़ रुपए का ऋण और हम्म। ले चुके हैं। हम्म। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 80,000 करोड़ रुपए के ऋणों तले हम्म। हिमाचल दबा हुआ है, जबकि 11,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी हैं जी। जिन्हें राज्य के कर्मचारियों और अन्य वर्गों को अदा हम्म। किया जाना बाकी है। हम्म। तो ऐसे में हम ये मानकर चलते हैं कि 91,000 करोड़ रुपया हम्म। इस टाइम राज्य सरकार ऋणों और देनदारियों के बोझ में है। तो हम्म। ऐसे में जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो हम्म। उनके लिए रास्ता कठिन तो जरूर होगा। जी। देखना होगा कि वो व्यवस्था प्रवर्तन के नाम पर क्या कुछ नया करके दिखाते हम्म। हैं हम्म। जिससे उन्हें वो राज्य को भी राहत हम्म। दिला पाए हम्म। और उनकी सरकार जो है बेहतर ढंग से जी। कार्य भी कर सके। जी जी, पूनम। बिल्कुल। सुखविंदर सिंह सुक्खू यही कहते आए थे कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, व्यवस्था बदलनी है। तो इसी के साथ ही मेरा एक आखिरी सवाल यहाँ पर ही होगा कि इस बजट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, तो क्या माना जाए कि किस किस सेक्टर के लिए, हिमाचल के किस किस सेक्टर के लिए ये
सकारात्मक बजट रहेगा या किसी कई ऐसे सेक्टर होंगे जिनको निराशा का सामना करना पड़ सकता है? देखिए पूनम, जो हिमाचल की प्राथमिकता आरंभ से रही है, जब से हिमाचल का गठन हुआ है, हिमाचल में सड़क विकास जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। जी। सड़क विकास के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि और बागवानी, ये प्रमुख इकाइयां कह लीजिए या प्रमुख मद कह लीजिए, जी। जिनमें विकास और किसी भी सरकार का अत्यधिक ध्यान रहता है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी इन्हीं क्षेत्रों में ध्यान होगा। जहां तक पर्यटन का प्रश्न है, वहां पर हो सकता है कि इस बार कुछ अतिरिक्त कर लगाए जा सकते हो, तो पर्यटन के क्षेत्र में करों का बोझ डाला जा सकता है। इसी प्रकार टोल टैक्स और ये वो इन चीजों पर भी अतिरिक्त बोझ डाला जा सकता है। तो ऐसे, क्योंकि राज्य में कोई बहुत ज्यादा ऐसे मद नहीं है जिनमें लगाए जा सकते हैं। खनन को हो गया, तो ऐसी चीजों में, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ इकाइयां हैं जिन पर करों का अतिरिक्त बोझ डाला जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ऋणों का बोझ डाला जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कुल मिलाकर ऐसा भी मुख्यमंत्री नहीं करने वाले हैं कि प्रदेश की जनता पर अत्यधिक बोझ डाल दिए जाए। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बीच का रास्ता अपनाएंगे कि सरकार बेहतर तरह से काम कर सके और प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ भी ना। जी बिल्कुल। तो इस बार बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस प्रदेश बजट में क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही बात करते हैं हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर। तो देखिए, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर का यह भी कहना है कि सीमेंट कारखाने के विवाद को सुलझाने के लिए बेशक प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की है, लेकिन केंद्र भी इस मामले के समाधान का प्रयास करेगा। अनुराग ठाकुर ट्रक ऑपरेटर को लेकर कितने चिंतित दिखे हैं, सबसे पहले ये वीडियो से जरिए जानते हैं। काटलाघाट के सभी ट्रक ऑपरेटर्स ने जो पिछले लगभग 2 महीने से हड़ताल पर चल रहे हैं, जहां एक और प्रदेश को, वहीं पर इन सबके परिवारों को भी नुकसान हुआ है, और इनकी जो समस्याएं हैं रेट को लेकर, ढुलाई को लेकर, उन सब में हमने विस्तार में बातचीत भी की। जहां एक और राज्य की सरकार प्रयास कर रही है, अभी तक किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, वहीं पर मैंने भी कहा है कि ये केवल ट्रक ऑपरेटर नहीं, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हिमाचल के सभी निवासी हैं, और इन सब के परिवार इनके इस कामकाज के ऊपर ही आधारित हैं निश्चित। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ दोनों ही पक्षों को इसका रास्ता निकालना चाहिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने भी इस पर हामी भरी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो औद्योगिक घराना है वो भी कदम आगे बढ़ाकर इस टकराव की स्थिति को ख़त्म करेंगे, और हम सब लोग इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने ट्रक ऑपरेटर्स के रोजगार का, स्वरोजगार का संबंध इससे सीधा जुड़ा हुआ है। और वही नहीं, इसके साथ जो सड़क पर ढाबे हैं या बाकी सब सुविधाएं हैं, पेट्रोल पंप से लेके, उन पर भी इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी किसी कारखाने के बंद होने से फ़र्क पड़ता है। हज़ारों मजदूर अगर बेरोजगार होते हैं तो उसका भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां देश और प्रदेश दोनों का नुकसान हो। दोनों पक्षों से बात करेंगे। हालांकि प्राथमिक जिम्मेदारी, मूलतः जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सकारात्मक भूमिका हम सबकी रहेगी। हम बातचीत करके समस्या का हल निकालेंगे। सर, दिल्ली में आप भी बातचीत करेंगे अडानी प्रबंधन से, या ऐसी पहल आपकी तरफ से भी होगी ताकि ये जो गतिरोध है ये? मैंने आज सुबह भी, जब मैं पहुंचा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल से मिला। वहां पर भी मैंने अनुरोध किया कि इस विषय को लेकर गंभीरता और हो, हल और जल्दी निकले, ज़्यादा लंबा समय ना देकर कुछ ऐसे कदम उठाएं जिसके कारण ये टकराव की स्थिति खत्म हो और ट्रक सड़कों पर दौड़ते नजर आएं।
कारखाना चलता नज़र आए, राज्य की सरकार का खजाना भी भरे, तो वहीं पर ट्रक ऑपरेटर्स के खाते में पैसा आए ताकि वो किस्तें चुका सकें और परिवार को भी पाल सकें। जी विजय जी, लग तो नहीं रहा है कि सीमेंट प्लांट विवाद जल्दी सुलझेगा, पर अब इसमें अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें समाधान का प्रयास करेगी। जी पूनम, ये देर से ही सही, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता पहली बार हिमाचल में आकर यह बोला है जी। कि वह भी सीमेंट विवाद या ट्रक ऑपरेटर्स के साथ जो चल रहा है उसको लेकर वो भी कंसर्न्ड है। जी। तो अनुराग ठाकुर आए, अनुराग ठाकुर से ट्रक ऑपरेटर यूनियंस के प्रतिनिधि मिले और अनुराग ठाकुर ने उन्हें भरोसा दिलवाया है कि वो भी उनके मामलों को लेकर कंसर्न है तथा मामले का हल निकले, ऐसा वह चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़े संतोष की बात है। जी। अभी तक क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ट्रक ऑपरेटर्स का मुद्दा तो है ही, लेकिन इस पर बीजेपी के लोग कह लीजिए या अन्य क्षेत्र कह लीजिए, वो कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और यदाकदा ये प्रयास किए भी गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विचलित भी रहे और उनके प्रयास भी तेज हुए कि वो मामले को सुलझाने का प्रयास करें। जबकि दूसरी तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी बीजेपी पर हमले ना किए गए हों, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे बीजेपी के लोगों की ही साजिश है। जी, लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं। तो बीजेपी को ऐसे में घेरा जाता रहा है अडानी को लेकर, अडानी और प्रधानमंत्री की नजदीकियों को लेकर ये उन्हें घेरा जाता रहा है। प्रदेश में प्रदर्शन भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो व्यक्तिगत तौर पर हम देखें तो कोई भी राजनीतिक दल, ट्रक ऑपरेटर्स हो, ढाबे, उससे जुड़े हुए ढाबे वाले लोग हों, उससे पेट्रोल पंप मालिक हों या फिर मोटर मैकेनिक हों या छोटे छोटे अन्य कारोबारी हों, वो उनको नाराज करके या उनके हितों को आघात पहुंचाकर ना भाजपा अपने मकसद को साध सकती है, ना ही कांग्रेस कुछ बना सकती है। तो ऐसे में मैं यूं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। अडानी अपने घाटों को देखते हुए अपनी जीत पर है और अडानी को मनाने के लिए जो प्रयास अभी तक भाजपा के शीर्ष नेताओं को किए जाने चाहिए थे, प्रादेशिक नेताओं को, उनमें मैं ये भी कहूंगा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है, जो प्रयास उन लोगों को किए जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए गए हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर का सामने आना और उनका ये कहना कि उनके विवाद का हल निकालने का वे प्रयास करेंगे, ये बहुत एक संतोष वाली बात है। और यदि उनके प्रयास सार्थक हुए तो कुछ हद तक मामले सुलझ भी सकते हैं। अगर प्रयास जारी रहे तो मिलजुल कर प्रयास करना होगा ताकि अडानी ग्रुप को यह बताया जा सके कि ना तो राज्य के ट्रक ऑपरेटर अडानी ग्रुप के मोहताज हैं, ना ही राज्य के राजनेता इस मामले को लेकर बटे हुए हैं। वो एकजुटता के साथ अडानी ग्रुप पर यदि दबाव डालेंगे तो इस मामले का हल निकल सकता है। जी बोलो। जी विजय जी, देखा जाए तो अनुराग ठाकुर का इस मुद्दे पर बोलना, हिमाचल में आकर बोलना, ये बहुत बड़ा संकेत है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं वो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेता इस मामले में आ सकते हैं। पर वहीं पर क्रेडिट वॉर भी हमेशा से चली रही है। राजनीति की बात की जाए तो अगर ये मुद्दा सुलझ जाता है तो इसका जनता भी ये कहेगी कि क्रेडिट किसको दिया जाए, तो वहीं पर अपने अपने दल के जो राजनेता हैं वो भी ये कहेंगे कि ये जो श्रेय है इस मुद्दे को सुलझने का वो फलानी राजनीतिक पार्टी को जाता है, दूसरे कहेंगे ये हमने सुलझाया है। तो क्या माना जाए कि जब ये मुद्दा अब सुलझेगा तो ये पूरा इसका क्रेडिट बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा? पूनम, जैसा मैंने आपको बताया कि इससे बहुत लोग बहुत अधिक प्रभावित हैं। उनमें ट्रक ऑपरेटर्स तो हैं ही, ढाबे वाले, जैसे मैंने आपको सारे नाम पहले गिनाए, लाखों लोग प्रभावित हैं।
जी। उनके उनके चूल्हे का संकट बना हुआ है। हम्म। वो दाने दाने को मोहताज होने की कगार पर खड़े हैं। हम्म। उनमें से कई लोग हैं जो अपने ट्रकों की किस्तें तक नहीं अदा कर पाए हैं। जी। कई ढाबा मालिक हैं जिन्होंने अपने ढाबों पे जहां वो चला रहे हैं हम्म। उसका किराया तक नहीं दे पाए हैं। हम्म। तो वो लोग ये कहते हैं कि सारा श्रेय सभी ले, हम्म। कोई भी हो, वो श्रेय किसी को भी, वो सरकार को भी देने को तैयार है, वो भाजपा के नेताओं को भी देने को तैयार है। उनका मसला सिर्फ ये है कि उनका काम चले, उनकी रोटी चलती रहे हम्म। और उनके ट्रकों और उनके जो अन्य संस्थान है उसके भाड़े निकलते रहे। हम्म। तो ऐसे में वो श्रेय देने के लिए किसी को भी पीछे नहीं हटेंगे। आप ये देखिए कि 2 महीने तो हो ही चुके हैं जब उन्होंने किस्तें नहीं दी हैं। जी। बैंकों ने उन्हें नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। हम्म। 15 करोड़ रुपया तो HDFC बैंक का ही है अकेले, हम्म। जिसका भुगतान जो पिछले 2 महीने से जिनकी किस्तों का भुगतान 15 करोड़ रुपए के रूप में ट्रक मालिक अदा नहीं कर पाए हैं। जी। इसी तरह से जोगिंद्रा बैंक भी है जिसका भुगतान जिनकी किस्तों का भुगतान नहीं हो पाया है। और अब रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जो है वो बैंक भी बाध्य है कि वो तीसरी किस्त के मिस होते ही वो ऐलान करे। वो तीसरी किस्त मिस होने के साथ ही NPA में डाल देंगे सभी ट्रक ऑपरेटर्स को, ट्रक ऑपरेटर्स सभी जी। ढाबा मालिकों को, पेट्रोल पंप मालिकों को। तो ऐसे में उनके आर्थिकी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में वो किसी से लोन ले सके इसके काबिल भी नहीं रह जाएंगे, अपने ट्रक बेचने को विवश हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए वो किसी को भी श्रेय देने के लिए तैयार है पूनम। जी। वो जी। उनके श्रेय देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका काम ये है कि सरकार जो है वो प्रयास करे, भाजपा के नेता प्रयास करे और विवाद का हल निकले। अडानी ग्रुप अपनी जिससे पीछे हटे और ट्रक ऑपरेटरों को एक निश्चित पैसा मिले भाड़े के रूप में, तो स्मूथ हो जाए सब कुछ। वो रोज उठकर यही कामना करते हैं और हम भी यही कामना करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो कि किसी के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो। जी, तो ये मुद्दा राजनीति का नहीं, ये मुद्दा रोटी का है। इसी के साथ ही रुक करते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल के संदर्भ में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पर्यटन क्षमता को देश और विदेश में बढ़ावा देने का काम करेगी। देश और विदेश में प्रसारित करने में दूरदर्शन भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अब दूरदर्शन के DD हिमाचल चैनल पर 24 घंटे हिमाचल की खूबसूरती का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पीटर हॉक शिमला में दूरदर्शन के DD हिमाचल चैनल के 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ किया। इसको लेकर बातचीत करते हैं। और विजयपुरी जी, अब हिमाचल 24 घंटे DD हिमाचल पे दिखेगा, हिमाचल की खूबसूरती नजर आएगी, वहां के स्थान जो कि लोग जो माना जाता है कि वंचित है अब वो देख पाएंगे। तो इससे लोगों में कितनी जागरूकता आएगी? ये DD नेशनल पे जो 24 घंटे प्रसारण होगा लोगों को जागरूक करने में कितनी अहम भूमिका निभाएगा? देखिए पूनम, ये हिमाचल दूरदर्शन के लिए आज बहुत अहम दिन है और ये हिमाचल का सौभाग्य है कि अनुराग ठाकुर सूचना एवं जन प्रसारण मंत्री हैं। तो वो अपने उससे सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने हिमाचल दूरदर्शन को 24 घंटे चलाने के लिए जो योजना बनाई थी और जिसको अमली जामा आज पहनाया है, उससे हिमाचल जो है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। इससे हिमाचल की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ये तय है। हिमाचल के कई ऐसे पहलू हैं जो सीमित साधनों के चलते आज तक ना राज्य के लोगों के सामने आ सके, ना ही राज्य के लोगों के माध्यम से उन्हें देश और दुनिया के सामने रखा जा सका है। तो अब कई ऐसे प्रोग्राम होंगे जिन्हें दिखाया जाएगा और वो लोग जो है राज्य की संस्कृति से बड़ी भांति वाकिफ हो सकेंगे। उन्हें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले हिमाचल में संचार राज्य मंत्री के रूप में पंडित सुखराम जी थे।
तो उन्होंने जब अपना पदभार संभाला तो हिमाचल प्रदेश में आप ये माने कि संचार क्रांति की बाढ़ आ गई। और ये पंडित सुखराम का प्रयास था कि न केवल हिमाचल बल्कि देश में संचार क्रांति के मसीहा के रूप में पंडित सुखराम को पहचाना जाता है। और हिमाचल में संचार क्रांति को उनके कारण बल मिला। यही एक बात को मैं कहना चाह रहा था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर का योगदान है। और हम तो कामना करते हैं कि हिमाचल से कोई रेल मंत्री भी हो तो हिमाचल में रेल विस्तार को भी बल मिले। तो ऐसे मंत्री अगर हिमाचल को मिलते रहे तो हिमाचल के विकास को निश्चित तौर पर पंख लगेंगे, ये तय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी तमाम चर्चा करने के लिए। तो अब हिमाचल की खूबसूरती, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल का पर्यटन 24 घंटे आपकी टीवी पर होगा। इस प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही।